पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त एसकेएन इनकलाब एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं धर्मवीर ढींढसा हमारे साथ मौजूद है। इनसे बातचीत करेंगे कई मुद्दों को लेकर। धर्मवीर जी, स्वागत है पंजाब केसरी में। जी धन्यवाद आपका और आपकी पूरी टीम का धरनी जी। ढींढसा जी, मुझे एक बात बताइए, जिस प्रकार से आप किसानों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, किसानों के ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आप, जैसे अभी आपसे अनौपचारिक चर्चा हो रही थी कि आप हरियाणा के कृषि मंत्री या और जो हस्तियां उनसे मिल सकते हैं या उनकी मांगें मनवाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, कौन कौन सी ऐसी उनकी डिमांड्स हैं इस टाइम? देखिए, हरियाणा में जो किसानों के मुख्य मुद्दे हैं, अगर सरकार उनको चाहे तो आसानी से काफ़ी समस्याएं संवाद से केवल हल हो सकती हैं। हरियाणा में जैसे सरकार ने मौजूदा समय में एक निर्णय लिया कि जिन किसानों ने ट्यूबवेल कनेक्शन अप्लाई किए थे उनको सोलर पंप सरकार देना चाहती है। मैं चाहता हूं कि सरकार, किसान चाहते हैं कि सोलर पंप की जो योजना है उसको ऐच्छिक कर दे, किसान की इच्छा पर निर्भर रहे कि वो बिजली का कनेक्शन लेगा या सोलर का कनेक्शन लेगा। हरियाणा में शुगर मिल की जो समस्या है, जो किसानों की बकाया पेमेंट की है, उसको सरकार अगर थोड़ा सा प्रयास करे, संवाद की शायद कहीं ना कहीं कमी है, वो आसानी से सुलझाई जा सकती है। सरकार के जो पोर्टल व्यवस्था है उसमें कुछ दिक्कतें हैं, अगर एक संवाद स्थापित हो सरकार से तो वो भी आसानी से सुलझाई जा सकती हैं। इसीलिए इन कुछ मुद्दों को लेकर, जो किसानों के मुख्य मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर सरकार के साथ एक संवाद स्थापित होना चाहिए। हमारा ये प्रयास है कि ज्ञापनों के माध्यम से या सरकारी जो जिम्मेवार लोग हैं, जो सीधे तौर पर अपनी नीतियों में थोड़ा सा परिवर्तन कर किसानों को एक बड़ी राहत दे सकते हैं, उनको लेकर चाहे राज्यपाल हरियाणा हो या कृषि मंत्री हरियाणा हो, उनसे मिलकर उन समस्याओं को उनके सामने लेकर आने का काम किया जाएगा। संवाद के तो हरियाणा सरकार के कई तरीके हैं। आप अगर चाहें तो मुख्यमंत्री के पोर्टल पर जाकर भी उनको अगर अपनी समस्या लिखकर भेजते हैं, किसानों की समस्या लिखकर भेजते हैं, तो मुख्यमंत्री ऐसी समस्याओं पर संज्ञान लेते हैं, जो कि कई बार जो मुख्यमंत्री व प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो ये दावा भी करते हैं। देखिए, सरकारी दावे और वास्तविकता में काफ़ी अंतर होता है। अगर दावों की बात करें, आप जानते हैं कि हरियाणा में 2 लाख एकड़ के करीब जो जुमला मालकान, मुश्तरका मालकान, शामलात की ज़मीनें किसानों के हल के नीचे हैं, जिनके ऊपर वो काबिज है, उनको मालिकाना देने का मामला है। किसानों ने आंदोलन किया, उसके बाद सरकार ने आश्वासन दिया था कि एक कमेटी बनाई जाएगी, निर्णय लिया जाएगा। अब आगामी सेशन है हरियाणा विधानसभा का, उसमें इस मामले को लेकर, इस मुद्दे को लेकर सरकार कर क्या रही है। कई बार ऐसा होता है कि जो जिम्मेवार लोग हैं, चाहे वो मंत्री विभाग का है या मुख्यमंत्री हरियाणा है, जो उनको सलाह अफसरशाही देती है, वो कहीं ना कहीं सही मायनों में दे नहीं पाती। अगर जमीन से जुड़े लोगों को या जो लोग उन मुद्दों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, जानकारी रखते हैं, अगर उनके साथ सीधी उसमें संवाद स्थापित हो, वार्ता हो, तो उन मुद्दों को सुलझाने में काफ़ी सीमा तक काफ़ी उसमें कामयाबी हासिल हो सकती है। और जो हरियाणा में आप देखते हैं कि किसान और सरकार ज़्यादातर मामलों में आमने सामने आपको खड़े नजर आते हैं, तो वो क्लैश जो है वो कम किया जा सकता है, क्योंकि किसान कभी भी सड़क पर या आंदोलन करने अपनी इच्छा से या मर्जी से नहीं आते, कहीं ना कहीं परिस्थितियां उनको मजबूर करती हैं सड़क पर आने के लिए। सत्ता तथा विपक्ष दोनों जो दल हैं, दोनों राजनीतिक दल ये दावे करते हैं कि जो हम किसान हितैषी हैं, किसानों के सबसे बड़े संरक्षक है। सब सरकार भी करती है और विपक्ष नेता प्रतिपक्ष हरियाणा भी करते हैं। देखिए, जहां तक सरकारी दावों का सवाल है, वो जमीनी हकीकत से परे हैं। हरियाणा में गन्ना किसानों का बकाया पेमेंट नहीं होती। सरकार का खुद का बनाया कानून है कि शुगर मिल में गन्ना जाने के बाद 15 दिन के अंदर पेमेंट होगी, उसको लागू नहीं कराती। हरियाणा का किसान कर्ज के बोझ के नीचे है। 2 लाख एकड़ जमीन जो किसानों के हल के नीचे है, उसके लिए हरियाणा का किसान संघर्ष कर रहा है। आप जानते हैं कि बाढ़ से फसलों को नुकसान हुआ, उसके मुआवजे के लिए जब किसान सरकार के साथ मांग करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें चाहे मुआवजे की राशि को लेकर या उसको देने के तरीके को लेकर या उसका जो निरीक्षण होना चाहिए, विशेष गिरदौरियां होनी चाहिए, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो सीधे तौर पर संवाद की कमी एक बड़े लेवल पर, फिर मैं एक बार कहूंगा कि उसमें नजर आती है। सरकार को इन योजनाओं को किसान उन्मुखी बनाने के लिए, जमीनी हकीकत से वाकिफ होने के लिए, जो जमीन से जुड़े लोग हैं उनसे मिलना पड़ेगा, उनसे समस्याओं को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हरियाणा में जो सरकारी दावे हैं किसानों के बारे में, वो कहीं ना कहीं सही मायनों में केवल सरकारी प्रचार का जो एक माध्यम होता है। अगर आप सरकारी नजरिए से देखें, सरकारी प्रचार के माध्यमों से के तरीके से देखें, तो पूरा हरियाणा खुशहाल है। लेकिन फिर भी बार बार सड़कों पर लोग आते क्यों हैं? मैं सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ, नेता प्रतिपक्ष यानी कांग्रेस, क्योंकि ओपोजिशन में हरियाणा के अंदर, वो भी खुद को किसान हितैषी बताते हैं, कांग्रेस भी बताती है, तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस क्या जनता की कसौटी पर खरी उतर रही है? देखिए, आपका बड़ा वाजिब और जायज सवाल है।
हरियाणा में जो किसान आंदोलन भारत में हुआ, हरियाणा में हुआ, उसके बाद एक चलन चल पड़ा। आप जिस मंत्री को, विधायक को या व्यक्ति को आप पूछेंगे वो कहेगा मैं भी किसान। लेकिन किसानों के लिए किया क्या है? देखिए, जहां तक कांग्रेस का सवाल है, किसानों की सबसे बड़ी मांग है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लेकर। स्वामीनाथन आयोग बनाया किसने? सरकार ने, जो कांग्रेस की थी। रिपोर्ट किसके समय में आई? कांग्रेस सरकार के समय में। लेकिन कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं किया, बल्कि रिजेक्ट करने का काम किया। सबसे पहले तो कांग्रेस का जो नेता, जो जिम्मेवार व्यक्ति किसान हितैषी होने का दावा करता है, उसको इस बात का जवाब देना चाहिए कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट 2014 तक कांग्रेस ने अपनी सरकार होने के बाद भी लागू क्यों नहीं की? उसके पीछे कारण क्या है वो कांग्रेसी बताएं तो किसानों को पता चलेगा। सबसे बड़ी समस्या किसानों की, जो सबसे बड़ी मांग है, वो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है। अगर वो सही मायनों में लागू हो जाए तो फसलों के पूरे किसानों को जो है कीमत मिलेगी और निश्चित तौर पर उनकी स्थिति में सुधार आएगा। उसमें भूमि सुधार को लेकर सिफारिशें हैं, किसानों को पानी के जो सिंचाई के साधन है वो उपलब्ध कराने को लेकर उसमें सिफारिशें हैं, और जो किसान खुदकुशी कर रहे हैं उसको लेकर है, जो किसानों के ऊपर कर्ज है उसकी ब्याज माफी को लेकर है, कर्ज माफी को लेकर है, पूर्ण कर्ज माफी को। ये सभी सिफारिशें जो स्वामीनाथन आयोग ने, किसान आयोग ने, राष्ट्रीय किसान आयोग मैं कहूंगा, उसने कांग्रेस के समय में दी थी। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान उसको दबाकर रखा, लागू नहीं किया। और जब भारतीय जनता पार्टी के लोग उस समय इसको लागू करने की बात करते थे, सत्ता में आने पर उन्होंने भी लागू नहीं किया। इन हालातों में आप खुद अंदाजा लगाइए कि कांग्रेस के जो लोग हैं किसान हितैषी वो कितने हैं। मैं तो बल्कि ये कहूंगा कि जब सरकार का और किसानों का क्लैश आपस में होता है, किसान कोई मांग करते हैं और प्रदर्शन करते हैं, तो कांग्रेसी अपने एसी कार्यालयों में बैठे बैठे खुश होते हैं कि ये लोग मजबूरीवश कल जब वोट का टाइम आएगा तो हमारे पास वोट डालने के लिए आएंगे। किसानों के लिए कांग्रेस ने जमीन पर विपक्ष के दौरान, जब वो विपक्ष में बैठे हैं, क्या संघर्ष किया, वो उसका जवाब जनता को दें और किसान भी उसको बेहतर समझते हैं। इंसा जी, आप नारायणगढ़ के क्षेत्र से आते हैं, सामाजिक मुद्दों पर भी चिंतक हैं, आप एडवोकेट भी हैं पेशे से। इन परिस्थितियों के अंदर नारायणगढ़ जो एरिया है, सामाजिक अगर चिंतन किया जाए तो वहाँ की ऐसी कौन सी अहम समस्याएं हैं जिन पर आपका फोकस है? आपका संगठन जो आपने एनजीओ बना रखा है, गैर राजनीतिक संगठन है, उसकी भूमिका क्या रहती है? कौन कौन से मुद्दे आपके जहन में? देखिए, नारायणगढ़ क्षेत्र की जो मुख्य समस्याएं हैं और जो मुख्य मांग वहां के लोगों की है, एक हमारी सबसे पुरानी मांग रेल लाइन को लेकर वहां होती थी। रेल लाइन जो यमुनानगर से चंडीगढ़ तक बननी थी। सांसद रतन लाल कटारिया इस संसार को छोड़कर चले गए। उन्होंने लंबे समय तक वायदा किया, लोगों ने उनका साथ भी दिया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी आई। लेकिन कहीं ना कहीं नारायणगढ़ के लोगों की सबसे पुरानी मांग, जो सीधे तौर पर रेल लाइन को लेकर थी, वो पूरी नहीं हुई। नारायणगढ़ के लोग चाहते हैं कि अम्बाड़ा का जो सबसे पुराने सब डिवीजनों में से एक है हरियाणा के, वो जिला बने नारायणगढ़। नारायणगढ़ को जिला बनाने के लिए कांग्रेस की सरकार लंबे समय तक रही, कोई काम नहीं किया गया। हमें आशा थी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग तो कम से कम बनाएंगे, ये भी नारायणगढ़ को जिला बनाने की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। और नारायणगढ़ की एक सबसे बड़ी समस्या नारायणगढ़ की शुगर मिल है। अगर शुगर मिल का सुधार सरकार कर दे, नारायणगढ़ का 40 करोड़ रुपया आज भी बकाया है, अगला सीजन आने को है। आप जरा सोचिए, ये जो मुख्य समस्याएं नारायणगढ़ के लोगों की हैं, अगर इनकी तरफ सरकार ध्यान दे तो निश्चित तौर पर वहां माहौल बदलेगा। और इन्हीं समस्याओं को लेकर, चाहे जो हमने आपसे बात की, रोजगार की समस्या है, इंडस्ट्री को डेवलप किया जाए, और एक सबसे बड़ी और वहां स्वास्थ्य को लेकर मांग रहती है कि नारायणगढ़ में जो हॉस्पिटल है उसको मेडिकल कॉलेज में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अगर सरकार तब्दील करे। निश्चित तौर पर इन मुद्दों को लेकर जो जन सरोकार से जुड़े हैं, लोगों की पुरानी मांग है, उनको लेकर हमारा वहां लोगों के साथ संपर्क रहता है और सरकार से समय समय पर मांग भी रहती है, अवगत भी कराते हैं कि इनके ऊपर काम करें। ढींढसा जी, 2024 लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव दोनों नज़दीक हैं। आपका जो एनजीओ है उसका रोड मैप एक साल में, क्योंकि किसानों का संगठन है, किसानों की वकालत करते हैं आप, श्रमिकों की वकालत करते हैं, ऐसी स्थिति के अंदर आपका रोड मैप, संगठन का रोड मैप क्या रहने वाला है? देखिए, निश्चित तौर पर बड़ा जायज सवाल है मौजूदा परिस्थितियों में। आगामी चुनाव हैं, मेरा ये निजी तौर पर मानना है कि व्यवस्था परिवर्तन का काम अगर तेजी से करना हो और मजबूती से करना हो, कम समय में करना हो, तो निश्चित तौर पर जो चुनाव का एक तरीका है, चुनाव जीतकर विधानसभा या लोकसभा के माध्यम से, उसको आसानी से और जल्दी किया जा सकता है। और ऐसे में जो निश्चित तौर पर एक अहम भूमिका हमारा संगठन जो आगामी चुनाव होंगे उसमें निभाएगा, चाहे वो किसानों से जुड़े मुद्दे हों, मजदूरों से हों, विद्यार्थियों से हों, चाहे आम जन से सरोकार रखने वाले चिकित्सा और स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे हों, उन सब मुद्दों को लेकर निश्चित तौर पर एक जन जागृति अभियान हम चलाते हैं। लोगों को उनके
हकों के अधिकारों के प्रति अवगत कराते हैं, उनसे कहते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में उन्हीं के हाथों से जो सरकार में बैठे लोग हैं, चाहे सत्ता पक्ष के चाहे विपक्ष के, उनको ताकत मिलती है। वो उनसे सवाल पूछें, जवाब मांगें कि जो वायदे किए थे वो पूरे क्यों नहीं किए, जो उनकी शिक्षा की मांग है अपने बच्चों के लिए वो मांग करें, उनसे अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं की मांग करें, यातायात परिवहन के साधन अच्छे हों, और हर एक मुद्दे को लेकर, चाहे वो शिक्षा की व्यवस्था है, रोजगार की व्यवस्था है, कि सरकार उस पर कैसे और क्या काम कर रही है। ये एक तरह से जो माहौल लोगों के भलाई के लिए तैयार करने का काम है, उसकी तरफ हमारा जो संगठन है वो काम कर रहा है। आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, युवा वर्ग की बात कर रहे हैं, नौकरियां न मिलने से जिस प्रकार से युवा वर्ग विदेशों में भाग रहा है, नशा अपने लपेटे में लोगों को ले रहा है, इसको लेकर आपके संगठन की भूमिका क्या है? देखिए, हरियाणा सरकार जो है वो दावा करती है कि बिना पर्ची और खर्ची की सरकार है, रोजगार बिना पर्ची और खर्ची के मिलता है। आप जानते हैं कि हरियाणा में पेपर लीक का रिकॉर्ड है, 28 बार पेपर लीक हो गए। अगर पेपर लीक होते हैं तो निश्चित तौर पर जो रोजगार का मामला है उसके ऊपर सवाल खड़े होते हैं। आज हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 की तरफ बढ़ रहा है, और मजबूरीवश जो काबिल लोग हैं, जो रोजगार करके रोजी रोटी कमाना चाहते हैं, जब रोजगार हरियाणा में नहीं मिलता तो निश्चित तौर पर वो फौरन जाते हैं, कई बार एजेंटों के चक्कर में फंस जाते हैं। अपनी जो खून पसीने की गाड़ी कमाई है, जमीन जायदाद बेचकर, वो पैसा भी उनका वहाँ व्यर्थ हो जाता है, और मजदूरी करने के लिए उन विदेशी मुल्कों में जाना पड़ता है जिनकी गुलामी से कभी छुटकारा लिया था। तो इसके लिए सीधे तौर पर जो व्यवस्था है वो जिम्मेवार है, क्योंकि यहाँ रोजगार के साधन नहीं है। और रोजगार भी मैं कहूँगा कि क्वालिटी रोजगार, जो काबिल जिसके रोजगार के है, उस रोजगार की व्यवस्था की तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। ये रोजगार एक बड़ा मुद्दा है जिसके ऊपर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि रोजगार के जो नए अवसर हैं वो कम होते जा रहे हैं। ज़्यादातर विभागों में वैकेंसीज हैं, उनको भरने की तरफ सरकार ध्यान नहीं देती। धन्यवाद धर्मवीर ढींडसा जी, कई मुद्दों पर हमारे से बातचीत कर रहे थे। जिस प्रकार से युवा वर्ग कहीं ना कहीं विदेशों में जा रहा है, यहाँ पर रोजगार के साधन कम होते जा रहे हैं, सरकारें जो रोजगार मिलना चाहिए वो नहीं दे पा रही हैं, ये चिंता जहाँ व्यक्त कर रहे हैं, वही किसानों को लेकर कहीं ना कहीं जिस प्रकार से उनकी जो समस्याएं हैं उसको लेकर काफ़ी समय से ये आहत भी हैं और प्रयास भी कर रहे हैं, संघर्ष भी कर रहे हैं, और इन मुद्दों पर सरकार को विभिन्न तरीकों से ये चेताने का काम भी कर रहे हैं। इनका कहना है कि अगर सरकार किसानों के साथ बैठकर संवाद करे तो निसंदेह कई चीज़ों का, कई समस्याओं का निवारण हो सकता है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।